हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, आज हम मिलते हैं पाथ फाइंडर की स्टूडेंट मनीषा जांगीर से, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में नीट जेआरएफ एग्जाम में नेट क्वालिफाई किया है। किस तरह से उन्होंने नेट क्वालिफाई किया, किस कौन से उन्होंने अपनी रणनीतियां बनाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, चलिए दोस्तों जानते हैं मनीषा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मनीषा जांगीर से, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में नीट एग्जाम है वो क्वालिफाई किया। और किस तरह से उनका अनुभव रहा, किस तरह से उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई करा, ये हम उनसे जानते हैं। तो मनीषा बताएं, कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्वालिफाई करके? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एग्ज़ाम इतनी क्वालिफाई हो गई है, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब इतना टफ पेपर आया था, इतना फिर भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उससे मैं खुद को मतलब मोटिवेट हुई हूँ कि मैं अपना जेआरएफ भी निकाल सकती हूँ आगे। चलिए, बहुत अच्छा। और मेहनत करते रहे, निश्चित रूप से आपके नेक्स्ट जो टाइम हो उसमें आपका जेआरएफ भी कंफर्म है कि आपका जेआरएफ भी होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो मनीषा, इस इंटरव्यू की शुरुआत हम करने से पहले मैं आपको बताना आप है जो सभी दोस्तों को अपने बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा परिचय जरूर से दें। सर, जैसे मेरा नाम मनीषा जांगीड़ है। मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने अपना पीजी किया था, और उसके बाद से मैंने अपना नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मनीषा, आपके मन में कब ये विचार आया कि नेट जेआरएफ की जो जर्नी है या रिसर्च में आगे जाने की जो जर्नी है वो आपको प्रारंभ करनी चाहिए, जिससे आप आगे हायर एजुकेशन में अपना नाम बढ़ा सकें? हाँ सर, मेरा ऐसे सर एक ड्रीम है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। तो मुझे उससे ऐसे लगा कि कैसे इसको लगाया जाए, तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था उस टाइम पे मुझे। तो फिर मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पता चला कि जैसे नेट जेआरएफ से हम अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं फेलोशिप लेके। तो फिर मैंने उसके बाद से अपनी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ये मनीषा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपको ये सफलता प्राप्त हुई? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसमें मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। चलिए, और जो एग्जाम है वो एग्जाम निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि ये सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड पर होती है। कंप्यूटर पर इस एग्जाम को हमें देना होता है। तो ऐसा क्या अलग था, ऐसे क्या अनुभव थे जो ऑफलाइन एग्जाम और सीबीटी एग्जाम में अंतर आपको दिखाई देता है? सर, ऑफलाइन एग्ज़ाम में हमारे सामने पेपर पेन रहता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेते हैं। बट ऑनलाइन एग्ज़ाम के हम हैबिचुअल नहीं होते, तो इस वजह से उसको क्वेश्चंस को रीड करने में और पैसे सॉल्व करने में, स्क्रॉलिंग में, इनमें मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी। तो इसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाया था। तो इसके लिए हमें पहले से प्रैक्टिस कर ले, तो उसके टाइम मैनेजमेंट का भी हमें पता रहता है, और अपनी प्रैक्टिस भी सही रहती है एग्ज़ाम में। और जो एनटीए के जो इश्यूज आ रहे थे कुछ कंप्यूटर को लेकर, सिस्टम को लेकर, उसमें एग्जाम पेपर को लेकर, उससे अकॉर्डिंग आपका क्या अनुभव रहा? आपके साथ ऐसी कोई परेशानी थोड़ी हुई जैसा कि और सभी स्टूडेंट के साथ हो रहा था? हाँ सर, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में कोई कोई कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होते, मतलब सबका एक साथ स्टार्ट नहीं होता। वैसे मेरा भी नहीं हुआ था, थोड़ा लेट। बट एक टाइम तो सबको वही मिलता है, 3 घंटे तो फिक्स रहते हैं उसमें। और मेरा तो उसमें क्या है कि मैंने एक क्वेश्चन पे अगर गई, तो फिर मैंने उसके नेक्स्ट पे क्लिक किया था, तो फिर उसके 2-3 क्वेश्चन आगे चल, मतलब हैंग हो रहा था कम सिस्टम थोड़ा ऐसे। बट फिर भी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस सही रहेगी तो फिर एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही है। एनटीए को तो समझा नहीं सकते। चलिए, तो थोड़ा सा इशू है जो मनीषा के साथ भी रहा। मनीषा भी उन सभी प्रतिभागियों में या कैंडिडेट्स में शामिल थी जिनके साथ कंप्यूटर को लेकर या सिस्टम को लेकर समस्या आ रही थी। चलिए, तो मनीषा, ये जो पेपर था आपका पेपर वन जो सभी के लिए कॉमन है, और ज्योग्राफी का पेपर टू था, तो आपके पेपर वन और पेपर टू का लेवल कैसा था? पहले पेपर वन के बारे में बताएं जो सभी के लिए कॉमन है, और फिर आप पेपर टू के बारे में सर, बताएं। पेपर फर्स्ट का लेवल प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन इस बार अच्छा लेवल था। मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल बढ़ा दिया गया था, पैटर्न चेंज हुआ इस बार एनटीए ने। और मतलब पेपर फर्स्ट में हमेशा फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, बट इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से मतलब मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए थे। और डीआई तो इजी था, मतलब
प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सही था डीआई, बट कॉम्प्रीहेंशन में भी थोड़ा स्क्रॉलिंग में जैसे प्रैक्टिस नहीं थी तो इसकी वजह से मुझे इसमें थोड़ी परेशानी हुई थी। बट फिर पेपर लेवल अच्छा था, मतलब एग्ज़ाम एनटीए नेशनल लेवल एग्ज़ाम है तो उसके अकॉर्डिंग पेपर लेवल अच्छा था। चलिए, तो पेपर लेवल अच्छा था। पेपर 2 के बारे में, ज्योग्राफी का, वो कैसा रहा पेपर का लेवल, और किस तरह से आपने उसे टाइमली अटेम्प्ट किया? ज्योग्राफी का जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो उसमें ज्योग्राफी का पेपर इस बार अच्छा था। हमें मतलब फैक्ट्स क्वेश्चन नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, और लेंदी के पेपर था। जैसे कि हर बार जियोमॉर्फोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे फिजिकल ज्योग्राफी से, जैसे कि बट इस बार ऐसा थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था तो इस बार फिजिकल ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन पूछे गए, मतलब इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट ह्यूमन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। चलिए, तो ये था पेपर का लेवल। अ, पेपर का लेवल हम सभी जानते हैं, धीरे धीरे वो अप होता ही जा रहा है। पहले कॉन्सेप्ट से कम आते थे, फैक्चुअल से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। अब क्योंकि सभी को याद हो गए हैं वो फैक्ट्स, तो अब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निश्चित रूप से ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो ये जो एग्जाम है, उस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको किस तरह से उन्होंने आपको हेल्प करी, किस तरह से उन्होंने आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में और तैयारी में और एग्जाम को क्वालिफाई करने में सहायता की? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमें ऐसे पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और किस टॉपिक से किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये हमें बात पता चलती है, मतलब हम कह सकते हैं कि पीवाईक्यूज़ ही एक ऐसी गाइडेंस है जो हमें बताती है कि प्रिपरेशन हमें किस लेवल पर करनी है। हाँ, ये तो है ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरह से मार्गदर्शक होते हैं, एक हमारे लिए रोड मैप बनाते हैं कि हाँ, इस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। चलिए, तो और जो बुक लिस्ट है, जो स्टडी सोर्स है, तो पीवाईक्यूज तो है ही, साथ ही साथ उसी आधार पर हमें जो सिलेबस है, सिलेबस को कवर करने के लिए हमें बुक लिस्ट, सोर्स, स्टडी मटेरियल, वो भी चाहिए होता है। तो आपका जो सोर्स है स्टडी मटेरियल का, वो कौन सा रहा था, ये भी आप बता दें। जी सर, मेरा स्टडी मटेरियल तो मोस्टली मैंने पाथफाइंडर लर्निंग ऐप से, मतलब नोट्स थे, पीडीएफ थी, उन्हीं को रीड किया था। और वैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हम सविंदर सिंह भी पढ़ सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक उसी को माना जाता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन जी की बुक हम पढ़ सकते हैं, बट मैंने तो ज़्यादातर पाथफाइंडर के नोट्स ही पढ़े थे, उसी से मेरा क्वालिफाई हो गया था, तो मैंने बुक्स को ज़्यादा पढ़ा नहीं था। चलिए, तो आपने पाथ फाइंडर के नोट्स पर थोड़ा सा विश्वास दिखाया और निश्चित रूप से आपको सफलता मिली। और जो एग्जाम में नोट्स तो है ही, स्टडी मटेरियल का सोर्स तो है ही, पर पूरा जो सिलेबस है, वो इतना बड़ा सिलेबस है कि उसे एक दो दिन में रिवाइज करने में परेशानी आती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्विक नोट्स या शॉर्ट नोट्स में कुछ बनाते हैं, और निश्चित रूप से आपने बनाए होंगे। तो वो बनाने का जो तरीका था, पैटर्न था, और किस तरह से आपने वो बनाए? सर मतलब जो मेरे क्वेश्चन, जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उनको मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी, मतलब जो मेरे वीक पॉइंट जो मुझे नहीं आते थे उनके मैंने अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए और उनको बार बार करती गई। और तो फिर पाथ फाइंडर के नोट्स थे, उन्हीं उन्हीं ने मेरी ज़्यादा हेल्प की क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही ईजी थी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब नोट्स थे, तो उनसे मुझे ज़्यादा हेल्प मिली थी। सर मैंने अपनी मतलब ऑफलाइन बेस से थी मैं, तो मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस सुनी थी और मैंने पीवाईक्यूज प्लस नोट्स इन्हीं को बार बार रीड किया। और एग्जाम में क्योंकि टाइम हमेशा कम रहता है, तो हम पहले से तैयारी करते जाते हैं। ठीक है, और उस तैयारी का जो एक पैटर्न है, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हम मॉक टेस्ट है उसे भी हम देते हैं। तो आपने मॉक टेस्ट दिए, कहाँ से दिए, कितने दिए, और किस तरह की से मॉक टेस्ट है उन्होंने आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में सहायता की? इसके बारे में भी आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले स्टूडेंट हैं, उनको आप मार्गदर्शन दें। सर आपने जो मॉक टेस्ट लिए थे मैंने वही मॉक टेस्ट दिए थे, मतलब पाथ फाइंडर ऐप पर जो मॉक टेस्ट थे उन्हीं को मैंने ज़्यादा, पीवाईक्यूज प्लस मॉक टेस्ट पाथ फाइंडर के उन्हीं को मैंने सॉल्व किया था। उनमें मैंने
20 टेस्ट दिए थे मॉक टेस्ट आपके, जिनमें 120, हर टेस्ट में 120 क्वेश्चंस थे। जो टॉपिक वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चन थे, तो उससे मुझे ज़्यादा हेल्प मिली कि हम इस टॉपिक को, कौन सा टॉपिक अपना के कैसे क्लियर हो रहा है, इससे मुझे पता चला, और मेरे वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उससे मुझे पता चली। तो ये तो था पूरी रणनीति जो इन्होंने एग्जाम के लिए अपनाई थी। तो अब ऐसी कौन कौन सी कमियां रही जो एग्जाम देने के बाद आपको पता चली कि ये कमियां रही जिस वजह से हमारा 2-4 नंबर से हमारा जेआरएफ है वो छूट गया। तो वो चीज़ भी आप दोस्तों के साथ साझा करें जिससे उन्हें पता चले कि हाँ ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं जो हमें नहीं दोहरानी है। अगर ये दोहराएंगे तो निश्चित रूप से नेट जेआरएफ में आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस बारे में ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस बारे में भी अपना प्रकाश जरूर डालें। तो सबसे बड़ा तो मेरा वीक पॉइंट ये था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी ऑनलाइन एग्ज़ाम की, जिसमें से मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो हमें एग्ज़ाम से पहले हम कम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इससे हम टाइम मैनेजमेंट का अपना सही रहे। और मैंने फर्स्ट पेपर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उससे मेरा स्कोर अच्छा नहीं हुआ। तो मतलब एग्ज़ाम जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसी से जेआरएफ क्वालिफाई होता है। सब्जेक्ट पर तो सब अपनी पकड़ बना लेते हैं, बट फर्स्ट पेपर थोड़ा यूनिट भी बहुत आती है उसमें। हाँ, ये तो है। और साथ में ये भी हमारा रहेगा कि जो भी कमियां रही है, जो भी टॉपिक रहे, उन सभी टॉपिक्स को आप धीरे धीरे कवर करें। और निश्चित रूप से नेक्स्ट एग्जाम में आप जेआरएफ क्वालिफाई करें। सेट एग्जाम जो राजस्थान में आ रही है वो क्वालिफाई करें। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी जल्दी बने। तो आपने आगे की जो रणनीति बनाई है उसके बारे में भी अपने जो विचार है वो बताएं। आगे आगे की रणनीति ये कि पहले जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लेके आराम से फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाए, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर निकालनी है। चलिए, तो ये आपका ड्रीम है कि डॉक्टर तो लगे ही लगे, है ना? वो वो कन्फर्म है, वो लगना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से ये आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, वो जरूर से पूरा होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों के लिए किस तरह से अब आने वाली एग्जाम को आप डील करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो सर हमें अपना सिलेबस का क्लियर करना चाहिए, मतलब सिलेबस को ठीक से पढ़े कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस है, सिलेबस पूरा पढ़े ठीक से। और फर्स्ट पेपर के लिए तो सर एक बुक है, केविस मदान बुक है, तो सबसे बेस्ट बुक वही है। और सेकंड पेपर के लिए सर अपने मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे रखिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो फिर पीवाईक्यू सॉल्व करें। फिर अगर ये दोनों क्लियर हो सकते हैं तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आप क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें और सिलेबस पे अपना पूरा ध्यान रखें। चलिए, तो अब जो इंटरव्यू है उसे हम लास्ट पे लाते हैं। और यही कि आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किन्हें देना चाहेंगे, ये आप हमें बताएं। जिस सर मेरी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। कि मतलब उन्होंने अपना दबाव नहीं डाला कि आपको क्या पढ़ना है कि क्या करना है, बस मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि आपको जो इच्छा है, आपकी जो मन है, आपको जो करना है आप वो कीजिए। और फिर मैं अपने टीचर्स का आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, पाथ फाइंडर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया, अच्छा मोटिवेशन किया। अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ साथ अच्छा गाइडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, जो मुझे पाथ फाइंडर में बहुत अच्छा, मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि कोई टीचर है जो अपनी फैमिली मेम्बर की तरह अपना मतलब सपोर्ट करे, तो एक पढ़ने में भी अपना कॉन्फिडेंस रहता है। और मैं अपने पाथ फाइंडर के स्टाफ को सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिसने मुझे यहाँ तक लाए। तो धन्यवाद मनीषा। और निश्चित हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सभी बच्चे हमारी फैमिली की तरह है। आप भी सब, और सब है वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें, अपना ड्रीम है वो पूरा करें, असिस्टेंट प्रोफेसर तक वो जाए। और तो चलिए, हम यही कामना करते हैं कि आपका जो भविष्य है वो अच्छा होगा और आपका ड्रीम है जो डॉक्टर आपको लगाना है वो निश्चित रूप से आपके नाम के आगे है, वो लगेगा। और इसी के साथ और आपके उज्जवल भविष्य के साथ धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको।